मेरे लिए नहीं था, बस एक बार 2 घंटे शादी में। सर अभी तो बहुत सारे सर स्मार्ट बोर्ड पे स्टार्ट कर दिया, आपका पढ़िए सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। सर आप अभी भी गोवा में ही हो? हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या तुम लोगों का कोई अभी तक डाउट लेक्चर नहीं हुआ क्या? इसका कल नहीं था क्या? नहीं सर, नहीं हुआ सर, आप लो ना आज। कल इवनिंग में नहीं हुआ तुम लोगों का? नहीं सर। कल बीएम सर का था। वो फ्लैगशिप के साथ था आपका। अच्छा, नहीं वो तो हो गया था उनका, तो मुझे लगा तुम लोगों का अलग से हो रहा है। सर आप ये हफ्ते कोई नहीं ऐसे सर, कोई डेडिकेटेड नहीं हुआ। सेशन रख सकते हो सर? ठीक है, तो हम कर लेते हैं इस वीक। ये हफ्ते या अगले हफ्ते जावे भी फ्री हो। ठीक है, अगले हफ्ते। इस वीक में ही देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? सर स्पेशल केस ऑफ नियर नॉर्मल रिफ्लेक्शन। अच्छा ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ था? हाँ सर, बाग फिश। वो फिश और वो बग। हाँ ठीक है, वो क्लास में सॉल्व हो गया था या मैंने तुम लोगों को बोला था करने के लिए? हो गया था सर। हो गया था सर। हो गया था हो गया था सर। सर एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। तो बुकलेट का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें लाइक दैट मेड डायग्राम्स ऑफ लाइक द स्फेरिकल इंटरफेस and the like the rays they weren't coming normal to that interface, they were coming at an angle, so over there we can't use the formula, right? नहीं, वो ड्राइंग्स में वैसे ही बनाते हैं जैसे मैं क्लास में ही बनाता हूँ, लार्ज एंगल पे रेज, लेकिन तुम्हें लेना उसको वैसे ही होता है। न्यो नॉर्मल। हाँ अच्छा ओके सर, ठीक है। अच्छा, बुकलेट जब तुम लोग करोगे तो कुछ आंसर्स गलत हैं, आई थिंक मैंने मार्क किया हुआ था होमवर्क में। सर 8th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3 का। हाँ, उसका आंसर गलत है, और आई थिंक एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 23 और 24 में से एक का आंसर है। 24 का बी होना चाहिए शायद से। हाँ होना ठीक है, चाहिए। तो वो भी शायद गड़बड़ आंसर है। 8 का आंसर मैं तुम लोग को भेज दूंगा लेक्चर के बाद, तो जब तुम लोग उसको कर रहे होगे तो वेरीफाई कर सकते हो उसके साथ। सर पर 8th में मैग्निफिकेशन कैसे ढूंढेंगे? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, नियर नॉर्मल बट सब कुछ ऐसे वेरिएबल के टर्म्स में आता है फिर। U1 वो U2 वेरिएबल के टर्म्स में ही है, और रीजनिंग करनी है कि क्या उसकी वैल्यू बिगर देन स्मॉलर देन 1। ओ अच्छा, तो सब्जेक्टिवली करना है। हाँ, कंसिडर करना है कि जो तुम्हारा सिचुएशन बन रहा है उसमें v u से बड़ा हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि mu1 mu2 तो उन्होंने दिया हुआ है कि कौन किससे बड़ा है। हाँ सर, और VNU में कंफ्यूजन हो रहा है। bu को तुमको रीजनिंग आउट करनी है कि जो गिवन सिचुएशन के हिसाब से क्या लग रहा है कि v u से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में या छोटा होगा वैसे। ठीक है, तो हमने वो बग और फिश वाला प्रॉब्लम कर लिया था जिसमें मिरर लगा हुआ था नीचे, राइट? यस। यस। आज क्या पढ़ेंगे सर? ठीक है, तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए देयर इज अ वे टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ लिटिल मोर सिंपल मैनर। तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम इक्विवेलेंट ऑफ स्लैब। तो इधर क्या होता है कि जैसे वो बग और फिश वाला ही प्रॉब्लम है, या कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम है, मान लो कि तुम्हें दे दिया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, पहले मैं इसको वैल्यू निकाल लेता हूँ, डिराइव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं इसको। तो लेट्स से कोई स्लैब है, और ये मैं केस ले रहा हूँ वैक्यूम का, मतलब आउटसाइड में वैक्यूम है, सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका म्यू है, और तुम अलोंग द नॉर्मल देख रहे हो थ्रू द स्लैब at an object which is kept on the other side of the slab, right? और मान लो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके उधर वाले सरफेस से वो x है, स्लैब का थिकनेस जो है वो t है, और इधर से तुम्हारा जो डिस्टेंस है स्लैब के फ्रंट सरफेस से वो y है। तो यदि हम बोलें कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, योर एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है and I'm measuring it from the eye, तो वो सिंपली x प्लस t प्लस y है, जो फिजिकल डिस्टेंस है अगर नापा जाएगा उसको स्केल से।
लेकिन ऑप्टिकली ये इससे कम दिखेगा क्योंकि तुम एक डेंसर मीडियम के थ्रू देख रहे हो, तो एक्चुअली क्या होगा, ये इससे कम दिखेगा। इसको करने के लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे पहले इमेजिन करो कि आंख जो है यहीं पर है, तो ये ओ को देख रहा है, तो ओ इसको 0 डिस्टेंस पे दिख रहा है। फिर तुमने आंख को एक्स से पीछे लाया, लेकिन अभी भी वो वैक्यूम में ही है, तो एक्स उसको एक्स ही दिखेगा, यानी उसको लगेगा ऑब्जेक्ट एक्स पे है। लेकिन जैसे ही ये आंख इस स्लैब के अंदर आ जाएगा, द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस इंटरफेस, विल दिस एक्स लुक एक्स और बिगर देन एक्स और स्मॉलर Bigger than x. Bigger than X. बिगर देन एक्स लगेगा, कितना बड़ा दिखेगा, म्यू एक्स दिखेगा, करेक्ट। Yes, so. पता है कि जब तुम डेंसर से रेयर में देख रहे होते हो तो म्यू बाय 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर रेयर से डेंसर में देख रहे होते तो 1 बाय म्यू करना होता। तो यहाँ पे तुम्हारा आंख आ गया है और एक्स जो है ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब जब तुम टी पीछे आओगे तो टी तो सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि तुम उसी मीडियम में हो जिसमें से तुम्हें म्यू एक्स दिख रहा है, तो टी जो है डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए इसमें। फिर जैसे ही तुम इधर से वापस निकलोगे वैक्यूम में, तो अब जो टोटल डिस्टेंस था ऑप्टिकल विच वाज म्यू एक्स प्लस टी, वो अब फिर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अब किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होएगा, अब छोटा हो जाएगा। Sir, upon mu. अब ये पूरा चीज 1 बाय म्यू हो जाना चाहिए। यस अब तुम कहाँ आ गए हो, यहाँ आ गए हो, और अब तुम पीछे y आओगे तो y तो सीधे ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम मीडियम में। तो जो ऑप्टिकल डिस्टेंस है वो ये आ रहा है, which you can see is y plus t by mu plus x. तो as you can see कि x और y तो सेम ही रहा, ग्लास के थ्रू देखने में भी या स्लैब के थ्रू देखने में भी y और x को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन t जो है रिप्लेस हो गया है एक सेंस में with t by mu, which is to say कि अगर हम इस स्लैब को हटा दें यहाँ से और इसकी जगह पे t विड्थ का स्लैब की जगह पे t by mu विड्थ का वैक्यूम लगा दें तो सिचुएशन ऑप्टिकली आइडेंटिकल है। Does this make sense? यस Yes, sir. So therefore conclusion ये है कि slab of thickness t and refractive index mu is optically equivalent to vacuum of thickness t by mu। इसको हम बोलते हैं वैक्यूम इक्विवेलेंट ऑफ अ स्लैब। तो इससे फायदा यह है कि अब जो है तुम क्या कर रहे हो कि तुम बेसिकली जो भी तुम्हें स्लैब लैब दिख रहा है कहीं पे, उसको तुम रिप्लेस कर दे रहे हो वैक्यूम से, तो तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम वैक्यूम प्रॉब्लम हो जा रहा है इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कॉम्प्लिकेटेड बंच ऑफ स्लैब्स एंड ऑल। तो इसको तुम यहां लगा के देखो इस प्रॉब्लम पे, मुझे इसका आंसर बताओ कि एक कंटेनर है। Sir, एक question था. हाँ बोलो। Sir, if that beach का slab is not in a vacuum but in the middle of some other medium, sir, फिर हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? मतलब तुम कह रहे हो सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम नहीं है, कुछ और है। हाँ. तो फिर तुम सराउंडिंग मीडियम का इक्विवेलेंट बना सकते हो। मान लो कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट अंडर वाटर हो रहा है, तो तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो विद अ वाटर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा इसका म्यू बाय पानी का म्यू। अच्छा, ओके मतलब टी बाय रिलेटिव म्यू हो रहा है। अब यहाँ पे रिलेटिव म्यू सिंपली म्यू बाय 1 है, जो लिखा हुआ नहीं है नीचे, जो डिनोमिनेटर है वो म्यू डिवाइडेड बाय 1 है, और 1 इसलिए क्योंकि बाहर वैक्यूम है। लेकिन अगर बाहर मान लो म्यू वाटर है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब बाय म्यू ऑफ वाटर। ओके सर. तो तुम उसको हटा के वाटर इक्विवेलेंट कर सकते हो, फिर तुम्हारा पूरा एक्सपेरिमेंट अंडर वाटर आ जाएगा, बीच में से ग्लास हट जाएगा, कंटिन्यूअस वाटर बॉडी हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक ये यू. मैं बोलता हूँ फिर से बाद में, लेकिन अभी पहले एक प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑयल का लेयर है जिसका म्यू 7/4 है, ठीक है, और इसका थिकनेस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और नीचे पानी है जिसका म्यू एज यूजुअल 4/3 है, और इसका थिकनेस 16 है, और बॉटम ऑफ द कंटेनर पे एक ऑब्जेक्ट है पी, और इसको अलोंग द नॉर्मल देखा जा रहा है। तो तुम्हें बताना है फाइंड द एपेरेंट डेप्थ, मतलब सरफेस से, यहाँ से टॉप सरफेस से कितना पे दिखेगा। एक्चुअल पे तो 30 सेंटीमीटर नीचे है क्योंकि टोटल डेप्थ 30 है, लेकिन वो 30 नहीं लगेगा, ऑप्टिकली कुछ और लगेगा। तो तुम्हें फाइंड करना है कि ऑप्टिकली कितना दिख रहा है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑयल, कितना नीचे दिख रहा है। आंसर चैट पे भेजना, होस्ट पे। फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑयल, राइट? करेक्ट। एपेरेंट डेप्थ जब बोलते हैं
तो उसका मतलब होता है कि तुम टॉप सरफेस से देख रहे हो कितना डेप्थ पे दिख रहा है। सर और ऊपर एयर है ना? हाँ, यहाँ पे तुम्हारा वैक्यूम है, एयर है, म्यू इक्वल्स टू 1 है। कैरव करेक्ट आंसर है, अनय करेक्ट आंसर है, आदित्य करेक्ट आंसर है, गोपाल करेक्ट आंसर है, आर्यमान करेक्ट आंसर है, दिव्यांश करेक्ट आंसर है, माहिका गलत है, खुशी करेक्ट आंसर है, ध्रुव गलत है, ध्रुविल गलत है, आदित्य अनंत गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, कृति गलत है, कृतिका करेक्ट है, निशित गलत है, रोहन गलत है, ध्रुव गलत है, हर्षवर्धन गलत है। ऑप्टिकल डिस्टेंस प्रेक्षा इज टू से कि देख के जो लग रहा है, जो ऑप्टिकली हमको लग रहा है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्टेंस। एक्चुअल में जो मेजरेबल डिस्टेंस है विच यू वुड मेजर विद एन इंच टेप, दैट्स द टोटल थिंग, so that's y plus t plus x. But when you look through the slab doesn't seem as thick because of the optical effects, it seems less thick. So equivalently, if there was no slab and it was vacuum from your eye to the object, then how much vacuum should that have been so that the object would look equally far to you as it looks right now? Mahika Chaudhary correct answer है। हाँ प्रेक्षा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर नियर नॉर्मल, क्योंकि उसी का स्पेशल केस है। ध्रुविल करेक्ट है, अभी माहिका करेक्ट है, ये उसी का स्पेशल केस है, उसी से निकाला है हमने, जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं, वो बग फिश प्रॉब्लम जो है उसी का एक वर्जन है ये। जब मैं ये रेशियो ऑफ म्यू कर रहा होता हूँ तो मैं वही रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूँ नियर नॉर्मल का। सम्यक करेक्ट आंसर है। सर मैंने सर फर्स्ट केस लेना भूल गया मैं, 16x3। ठीक है, अभी तो करेक्ट है। रोहन करेक्ट है, नील केडिया करेक्ट है, आदित्य आनंद गलत है, कृति गलत है, हुसैन गलत है,
श्लोक गलत है, स्वरा गलत है। पलाश राउत करेक्ट है। करूँ सॉल्व में इसको? Yes, sir. हर्षवर्धन गलत है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो स्लैब्स हैं, 2 स्लैब है हमारे पास, एक ऑयल का स्लैब है, एक वाटर का स्लैब है, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे इनटू देयर वैक्यूम इक्विवेलेंट। हम इनको वैक्यूम इक्विवेलेंट में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाई डू वी नॉट थिंक कि हम ऑयल को वाटर इक्विवेलेंट कर दें या वाटर को ऑयल इक्विवेलेंट कर दें, वो भी उसके बाजू में ही है, क्योंकि हमें वो मीडियम में कन्वर्ट करना है जिस मीडियम में ऑब्जर्वर लोकेटेड है, जो देख रहा है उसका मीडियम में जाने का जरूरत है। तो बोथ ऑयल एंड वाटर मस्ट बी कन्वर्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव वैक्यूम इक्विवेलेंट्स, राइट? तो फिर पूरा ऊपर से नीचे तक वैक्यूम हो जाएगा और फिर ये बता सकेगा डायरेक्टली देख के कितना दूरी पे दिख रहा है इसको। तो उसके लिए मेरे पास जो है ऑयल का लेयर है, ऑयल का लेयर जो है उसका थिकनेस है 14 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/4। तो उसका जो वैक्यूम इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा T/μ, यानी कि 14/7/4 यानी कि 12, यानी you can get rid of that layer of oil and replace it with a 12 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ वैक्यूम। नीचे पानी है 16 सेंटीमीटर का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसका जो T/μ बनेगा वो बनेगा 16/4/3। सर नीचे 8 8 ऊपर वाले का 8। सर 8 है। होगा सर और ये 12 हो इसका जाएगा। तो पानी को तुमने रिप्लेस कर दिया 12 वैक्यूम से और ऑयल को रिप्लेस कर दिया 8 वैक्यूम से, तो टोटल ऑप्टिकल डिस्टेंस in vacuum is 20, which is the apparent depth of P from the surface. तो P actually तो 30 सेंटीमीटर डीप है, लेकिन बाहर से जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसको लगेगा कि वो एक्चुअली केवल 20 के ही डेप्थ पे रखा हुआ है, राइट? और अगर तुम चाहो तो इसका एक रे डायग्राम बना सकते हो which will give you clarity on why it is happening this way. Is that if you consider let's say 2 rays of light, तो एक तो नॉर्मल ले लो जो सीधा चला गया, तो वो सीधा 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 निकल गया, एक और चाहिए, तो अब वो ऐसा गया जब, तो अब वाटर से ऑयल में जा रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 के करीब। तो वो ऑयल डेंसर मीडियम है, तो ऑयल में एक्चुअली वो क्लोजर टू नॉर्मल बेंड हो गई, लेकिन फिर ऑयल से वापस हवा में जाने में फिर रेयर मीडियम में जा रहा है, तो इतना बेंड हो गया अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल कि जब उन दोनों रेज ऑफ लाइट को यूज करके कोई देखेगा तो उसको लगेगा यहाँ पे सोर्स लोकेटेड है, which is not at a depth of 30 but at a depth of 20। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लो ये जो पूछ रहा था पहले क्वेश्चन, आई थिंक कौन पूछ रहा था, गोपाल पूछ रहा था कि Yes, यदि sir. ये जो है किसी और मीडियम में होता, मान लो इफ आई रिफ्रेज द क्वेश्चन एज सेइंग दैट देयर इज अ स्लैब which is of mu 4/3, सॉरी which is of mu, मान लो ग्लास का स्लैब है 3/2 और इसका जो थिकनेस है वो मान लो 9 सेंटीमीटर है,
लेकिन ऑब्जर्वर जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन वैक्यूम दे आर बोथ प्लेस्ड इन वाटर, द होल थिंग इज अंडर वाटर। तो अब तुम इसको इसके वैक्यूम इक्विवेलेंट से रिप्लेस नहीं करोगे, और ये वाटर है और इसका म्यू 4/3 है, ठीक। अब मान लो कि भाई ये जो है यहाँ से 10 सेंटीमीटर है और ये भी उधर से 10 सेंटीमीटर है। तो if the question is how far does O seem to the observer from themselves, मतलब measured, the distance being measured from the observer themselves, how far does O seem to be? O is actually 29 centimeters, which is the actual distance, but optically it is a different distance. Then how do you find it? तुम लोग ये बता दो directly. सर आपने बोला था टेक द लाइक द रिलेटिव म्यू इज म्यू 3/2 अपॉन 4/3 एंड देन 9 को उससे डिवाइड कर दो। करेक्ट। बेसिकली क्या करो कि म्यू रिलेटिव निकाल लो, विच इज म्यू ऑफ स्लैब बाय म्यू ऑफ वाटर। जनरली जो म्यू होता है हमारा वो एक तरीके से तुम कह सकते हो म्यू रिलेटिव ही होता है, लेकिन वैक्यूम होता है नीचे 1, तो वो बेसिकली उसी का म्यू रिलेटिव एब्सोल्यूट बोलते हैं उसको फिर। हाँ, तो हम उसको 1 के अगेंस्ट रिलेटिव लेके उसको एब्सोल्यूट बोल देते हैं। फिर रिलेटिव का मतलब नहीं है, 1 के अगेंस्ट जो भी चीज रिलेटिव होती है उसी को एब्सोल्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग क्योंकि सराउंडिंग में वैक्यूम होता है तो जो इस चीज का म्यू होता है वही उसका रिलेटिव म्यू भी हो जाता है। बट इन सर्कमस्टांसेस लाइक दिस वेयर यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड द थिंग, देन यू मस्ट एक्चुअली डिवाइड। तो ये 3/2 तो हो गया तुम्हारा स्लैब और 4/3 हो गया पानी, तो 3/2 इंटू 3/4 बना, यानी 9/8 बन गया। अब तुम बोलो कि स्लैब जो है बेसिकली वाटर इक्विवेलेंट उसका क्या हो जाएगा? वैक्यूम इक्विवेलेंट नहीं बोल रहे हो तुम, तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्लैब कितना हो गया? T बाय म्यू रिलेटिव, यानी 9/8 यानी 8। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस जो है, और एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल बीइंग मेजर्ड अंडर वाटर, इज 10 + 8 + 10 यानी 28 टोटल ऑप्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो वैसे तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है वैक्यूम इक्विवेलेंट बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, but you can always sort of modify it for a given situation. If the surrounding is not a vacuum, then first divide by that to get the relative mu of your slab and then do T by mu. ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड सिमिलर थिंग is basically what is called the shift by the slab. तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, शिफ्ट ड्यू टू स्लैब का क्या मतलब है कि जो हमने पीछे बनाया ड्राइंग जिसमें वो स्लैब में से देख रहा था उसको, उसमें तुमने बोला कि एक्चुअली जो डिस्टेंस है टू द ऑब्जेक्ट O वाज y + t + x, लेकिन ऑप्टिकली जो डिस्टेंस दिखा वो था y + t by mu + x। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट जो है व्हेन लुकिंग थ्रू द स्लैब, ऑब्जेक्ट लुक्ड क्लोजर देन इट एक्चुअली इज। तो देयरफॉर कितना से वो क्लोजर लगा उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं, ये स्लैब है t थिकनेस का, म्यू का, और इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है और ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्यों दिख रहा है वो पास, ये भी देख लो। व्हाई इज इट दैट द थिंग लुक्स, लाइट ऐसे आया, एक रे नॉर्मली निकाल लो सीधा, ठीक है, तो इसको तो कोई डिविएशन नहीं हुआ। एक और रे चाहिए, तो मान लो वो ऐसे गया, फिर क्योंकि वो डेंसर मीडियम में एंट्री मार रहा है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, और फिर वापस सिमिलर मीडियम में एंट्री मार रहा है तो तुम्हें पता है स्लैब के कारण रास्ता डिविएट तो नहीं हो जाता है रे का, केवल वो शिफ्ट हो गया होता है लेटरली। तो अब यहां से निकलेगा पैरेलल टू जैसा निकल रहा था, तो ऐसे निकला वो, दिस इज पैरेलल टू दैट।
एंड सो जो ऑब्जर्वर को लाइट मिलेगा जब वो उसको एक्सट्रापोलेट करेगा तो वो उसको किसी ऐसे पॉइंट से आता हुआ लगेगा, मान लो यहाँ से। तो एक्चुअली तो ओ यहाँ है लेकिन उसका इमेज ओ प्राइम यहाँ है, तो वो पास आ गया है। तो ये पास आने को ही हम फैक्टर इन कर रहे थे बाय सेइंग कि तुम ये स्लैब हटा दो और फिर उसकी जगह कम अमाउंट ऑफ वैक्यूम रख दो, तो इतना दूरी पे उसको दिख रहा था। अगर पूरा वैक्यूम होता, मतलब ये लाइट जब इसको मिला होता और इसको ये फैक्टर आउट कर देता कि ग्लास के कारण इसका रास्ता डिविएट हुआ होगा, तो अगर ये वैक्यूम वैक्यूम मान के ही सोचता तो इसको सीधे वैक्यूम में पीछे ले जाता और इसको लगता कि यहाँ से लाइट आ रही है। तो ये जो वो है वो ऑप्टिकल डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। बट अनदर वे ऑफ सेइंग इज दैट द स्लैब हैज कॉज्ड द ऑब्जेक्ट टू कम क्लोजर टू द ऑब्जर्वर बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं कि जितना से उसने ऑब्जेक्ट को क्लोजर खींच लिया है स्लैब ने ऑप्टिकली, उस चीज को हम शिफ्ट ड्यू टू स्लैब बोल सकते हैं, डेल्टा। मेक सेंस? डेल्टा is how much closer the object appears when looking through the slab. ठीक है, और इसको तुम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो कि जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो x प्लस वाई प्लस टी पर है। देखने से जो लग रहा है वो x प्लस टी बाय वाई प्लस लग रहा है। तो देयरफॉर कितना से वो मेरे पास आ गया है इज बेसिकली x माइनस टी बाय डेल्टा की डायरेक्टली वैल्यू मैं लिख देता हूँ। डेल्टा जो है वो हो जाएगा t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। मतलब वो जो पीछे मैंने दो फ्रेजेस लिखे हैं, एक्सप्रेशंस लिखे थे, उनका डिफरेंस है ये। एक्चुअली कितना पास है x प्लस टी प्लस वाई, लग कितना पास रहा है y प्लस टी प्लस एक्स प्लस टी बाई म्यू प्लस वाई। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस ले लोगे कि एक्चुअली कितना दूर है और कितना दूर लग रहा है, तो ये मिलेगा कि कितना पास आ गया है, राइट? तो जब डिफरेंस लोगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे और टी में से टी माइनस टी बाई म्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ जाएगी। तो ये कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं है, ये उसी चीज को कहने का एक डिफरेंट तरीका है। समटाइम्स दिस इज मोर यूजफुल, समटाइम्स दैट इज मोर यूजफुल। इन मेनी कॉन्टेक्स्ट्स you can simply replace the slab with its vacuum equivalent and be done with it, and that's the problem कि भाई उनको हटा दो और उनकी जगह वैक्यूम लगा दो। तो जनरली जब उस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा कि कितना दूर दिख रहा है, तो उसमें तुम वैक्यूम इक्विवेलेंट करते हो स्लैब लगा के, जैसे तुमने पिछला प्रॉब्लम किया। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इस पे डिपेंडेंट है कि कितना पास आ गया है वो, राइट, बिकॉज ऑफ द स्लैब, व्हाट इज द इफेक्ट, हाउ मच हैज द स्लैब पुल्ड इट क्लोजर, then when you are interested in that quantity is called the shift, and it is written in this manner. इससे कंफ्यूज मत होना। एक शिफ्ट हमने पढ़ा था जब लाइट ऐसे जाता था, ऐसे ऐसे शुरू में था, वो अलग चीज था कि लाइट का रास्ता में जो लैटरल शिफ्ट हो गया है Yes, sir. उस डायरेक्शन में, that's not what we are discussing here. That was simply you're tracking one ray of light. There was no imaging happening, just a ray of light was entering and then deviating a little and then going back. And so you were saying, okay, by what sideways amount has the light ray shifted? That's a different affair. This is the optical shift of the image. You're looking to an object through the slab nearly normally, that all of that conditions must be there. And then by how much does the object seem closer to you when seen through the slab is this. ठीक है, तो किस टाइप के प्रॉब्लम में ये ज्यादा यूजफुल हो सकता है? तो करते हैं वैसा प्रॉब्लम। पहले मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम देता हूँ जिसमें तुम डायरेक्टली टी बाई म्यू से भी कर पाओगे। टी बाई म्यू और ये एक दूसरे के ही दो साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी है। समटाइम्स दैट इज यूजफुल, समटाइम्स दिस इज यूजफुल। तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जहाँ पे मैं मिरर के साथ इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहा हूँ टी बाई म्यू को, कि लेट्स से एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक स्लैब रखा है बड़ा सा, ठीक है। स्लैब का जो थिकनेस है वो है 30,
और स्लैब का जो म्यू है वो है 3/2, ग्लास का स्लैब है, राइट। और स्लैब के जस्ट उस साइड में एक पर्सन खड़ा है, बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द स्लैब, मान लो, ठीक है, दैट इज योर ऑब्जर्वर। एंड मैंने ऑल दो उसको एक फाइनाइट साइज का पर्सन बनाया, बट यू कैन अज्यूम दैट दे आर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अब ये क्या कर रहा है, ये स्लैब, तो अब क्या होगा कि इसका इससे इस पर्सन से ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, इस पर्सन से लाइट जाएगा, स्लैब के थ्रू जाएगा, मिरर को स्ट्राइक करेगा और फिर इमेज बनता होगा, और फिर ये उसको देखेगा। तुम्हें बताना है कि जब ये उस इमेज को देखेगा तो इसको इमेज खुद से कितना दूरी पे लगेगा, ठीक है, सराउंडिंग में वैक्यूम है सब तरफ। At what distance from themselves does the person see their image? So distance from himself, no? कोपल करेक्ट है, श्रीनिधि गलत है, निश्चित करेक्ट है, कैरव करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, आदित्य अनंत गलत है, श्रीनिधि करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है, वरुण अग्रवाल गलत है, आदित्य अनंत गलत है, हुसैन करेक्ट है, श्लोक करेक्ट है, सर मैंने भेजा आपको। ध्रुविल गलत है, साम्या गलत है, सर चेक कर, हाँ एक सेकंड,
सर हो गया, कर दो सर। ठीक है, साम्या करेक्ट है, नील केडिया करेक्ट है, स्वरा गलत है, पलाश राउत करेक्ट है, हर्षवर्धन गलत है, अनय गलत है। सर इधर 2 बार शिफ्ट होगा ना, मतलब एक बार लेफ्ट को और एक बार राइट को, तो करेक्ट। तो इसके लिए आदित्य प्रचंड गलत है, आदित्य आनंद गलत है, रोहन गलत है, माइका गलत है, ध्रुविल गलत है, ध्रुविल गलत है, प्रेक्षा गलत है, कृतिका गलत है, दिव्यांश गलत है, प्रेक्षा गलत है, कृति गलत है, आदित्य गलत है, दिव्यांश गलत है, माइका गलत है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पहले सर तो आप लाइट, हाँ सर चलेगा आपका। पहले तो लाइट को मिरर तक जाना है, ठीक है, तो वो स्लैब के थ्रू होके जाएगा। तो अगर हम मिरर बन जाए पहले, तो पहले हमें मिरर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमको ये बंदा कहाँ दिख रहा है। तो एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस पे, एक्चुअली तो वो 70 का डिस्टेंस पे, 40 ये और 30 ये। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि लाइट इसके थ्रू होके आएगा तो मिरर को लगेगा कि उससे क्लोजर है। तो पहले तो ये निकाल लिया जाए कि कितना क्लोजर है। Since slab is equivalent to vacuum of thickness, how much? T by mu, यानी 20।
Therefore, person seems to be at a distance of 60 from the mirror, not 70, right? तो पहला तो ये चीज हो गया, to correct 60 from the mirror. अब मिरर पे लाइट आ रही है, मिरर फॉर्मूला लगाना है, तो मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. 20 minus. ठीक है, तो ये तुम्हारा v हो जाएगा -30, यानी रियल इमेज बनेगा और मिरर के सामने ही बनेगा, नेगेटिव साइड मतलब इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ये इमेज बन गया, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ. अब इसको देखना है, इस इमेज को. तो जब ये इमेज बनेगा, इससे जब लाइट जाएगा, तो मैं दो पार्ट में दिखाता हूँ, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ. पहला पार्ट तो एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका रे डायग्राम मैं पहले बना चुका हूँ कि आदमी क्यों पास लग रहा है, तो तुमको पता ही है कि लाइट के साथ ये हो गया होगा, तो इट सीम्स क्लोजर. अब वंस द लाइट हिट्स द मिरर एंड स्टार्ट्स टू गो बैक, इट गोज टू 30. 30 is before the slab. But then this is the person who has to see that image. So they also have to look through the slab because the image is formed here. तो इमेज बन तो 30 पे रहा है मिरर से. अगर 30 पे बन रहा है मिरर से, तो एक बार फिर तुम्हें वैक्यूम इक्विवेलेंट स्लैब का लगाना पड़ेगा कि अगर 30 पे मिरर से बन रहा है तो इस इंसान से 40 के डिस्टेंस पे हुआ, करेक्ट. 10 ये और 30 ये, लेकिन उसमें से 30-20 ही लगने वाला है, क्योंकि ये भी स्लैब के थ्रू ही देख रहा है अपना इमेज को. मतलब जब लाइट कन्वर्ज कर रही है, सिर्फ बात का इफेक्ट देख रहे हैं हम. मिरर से जब लाइट कन्वर्ज कर रही है तो फिर डाइवर्ज कर रही है, तो कन्वर्ज करके लाइट यहाँ पे आ रही है ऐसे, और फिर ये लाइट जब जैसे भी आया होगा, पहले मिरर से आया है रिफ्लेक्ट होके, लेकिन अब जब डाइवर्ज करके आ रहा है तो फिर इसके साथ ये इफेक्ट हो जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो जा रहा है. तो देखने वाले को लग रहा है कि उतना दूर नहीं है जितना में एक्चुअली है, उसको लग रहा है यहां से ही आ रही है. तो अब जो है तुम्हारा इमेज तो बन गया यहाँ पे पर्सन का, लेकिन अब क्योंकि वो भी इसको स्लैब के थ्रू देख रहा है, image is formed at 40 from person, but person is looking through the slab. At image. तो therefore apparent distance जो लगेगा इमेज का, ये वाला डिस्टेंस 10 है, इधर इमेज इधर से 30 पे बना है, और ये 30 है, ये 30 जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा into 20. So in this sum we won't have to, like, even if there was some condition कि वो ब्लॉक के अंदर फॉर्म हो रहा था, we won't have to worry about that, right? क्योंकि हम लोग ने पहले ही वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल दिया. नहीं, अगर वो ब्लॉक के अंदर बनने वाला है तो then you will have to worry about it, which is something I will talk about in the next problem. ठीक है, तो वो भी एक केस हो सकता है. Apparent distance of image from person जो है वो तुम्हारा हो गया कितना, 10 तो 10 रहा, और 30 का फिर 3/2 हो गया, तो टोटल आंसर 30 आ गया. ठीक है, सबको समझ गए प्रॉब्लम? यस सर. अब एक वेरिएंट करते हैं जिसमें कि ज्यादा यूजफुल रहेगा, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग स्लैब टू स्लैब बाय म्यू, ज्यादा यूजफुल रहेगा टू थिंक अबाउट कि शिफ्ट कितना हुआ है. वैसे तुम स्लैब का स्लैब बाय म्यू भी कर सकते हो. तो ये चीज कंसिडर करो, एक फैक्ट ये कंसिडर करो कि इसको मैं टॉपिक ही बनाता हूं, शिफ्ट इन इमेज ड्यू टू स्लैब. ये क्या कंडीशन है? हमने क्या देखा अभी? हमने देखा
कि अगर एक स्लैब है और कोई उसको देख रहा है ऑब्जेक्ट को उसके थ्रू, तो तुमने ये देखा कि जो लाइट है वो बेसिकली क्योंकि अंदर डेंसर में ऐसे हो जाती है, तो उसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ लगता है। एक लाइन तो ऐसी ले लो। तो स्लैब के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो ओ प्राइम पे आ गया होता है और वो डेल्टा से क्लोजर शिफ्ट हो गया होता है। ठीक है, बट अनदर कंडीशन इज, ये तो हो गया, ये टेक्निकली आई वुड कॉल दिस शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्लैब, जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि तुम किसी चीज को देख रहे हो, भले ही ये यहाँ पे इमेज था, भले ही ये यहाँ पे इमेज था बिकॉज मिरर ने इसको बनाया था, लेकिन इसके देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज एज गुड एज एनी ऑब्जेक्ट. सो इवन दिस फिनोमेनन वाज बेसिकली अ शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यू आर लुकिंग एट समथिंग व्हिच इज डाइवर्जिंग लाइट. ठीक है, बट एक चीज ये कंसिडर करो, एक सिचुएशन ये कंसिडर करो कि लेट्स से इफ आई फ्लिप द एरोज ऑन द रे डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसमें जो लाइट के एरोज हैं उनको फ्लिप कर दो, तो सिचुएशन ये हो रही है कि लाइट एक्चुअली कन्वर्ज करती हुई जा रही है, प्रोबेबली किसी मिरर से आ रही होगी या व्हाटएवर, कोई रियल इमेज बनाने के लिए लाइट कन्वर्ज करता हुआ जा रहा था. और अगर स्लैब रास्ते में नहीं पड़ता तो ओ प्राइम पे वो इमेज बनता, लेकिन क्योंकि स्लैब रास्ते में पड़ गया तो लाइट जो है इस तरीके से गया और एक्चुअली ओ पे इमेज बना, तो इमेज जो बनने वाला था ओ प्राइम पे वो फर्दर शिफ्ट होके ओ पे चला गया. इट इज द सेम मैग्नीट्यूड, डेल्टा की वैल्यू वही रहेगी, केवल उसका इंटरप्रिटेशन तुम्हें डिफरेंटली लेना है. तुम लोग समझ गए इस बात को जो मैंने बोला अभी? मैं इसको यहां लिख देता हूं कि बट इंस्टेड अगर मान लो अब ये हो रहा था कि लाइट कन्वर्ज कर रहा था इमेज बनाने के लिए, मे बी किसी मिरर से आ रहा होगा, और अगर ये रास्ते में नहीं आता स्लैब तो ये यहाँ पे इमेज बना देता, लेकिन क्योंकि स्लैब बीच में आ गया तो लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया और एक्चुअली जो है वहां जाके लगा, यानी जहां इमेज बनने वाली थी आई वो एक्चुअली बनी आई प्राइम पे, एंड सो देयरफॉर इट हैज बीन शिफ्टेड आउटवर्ड्स बाय डेल्टा. जहां पे वो बनने वाला था उससे फर्दर आगे डेल्टा से शिफ्ट हो गया, विच अगेन इज टी इंटू 1-1/μ, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायग्राम तो वही है इन इट्स डिटेल, केवल एरोज तुमने स्विच कर दिए. तो the value of the delta is the same, the interpretation is different. If you look at a real object which is emitting diverging light, or even if this is a real image which was formed actually by converging light and which is then diverging, doesn't matter. If it's a real object or a real image, then when looking at it through the glass, it will be pulled closer to you by delta. But if light is converging to form a real image and the slab gets in the way of that image, the image will be pushed ahead by delta. सर आप जो भी लिख रहे हो कैमरा के फ्रेम के बाहर है. हाँ रुक जाओ. ठीक है, तो आई होप तुमको लॉजिक समझ गया होगा इसका. इस बेसिस पे अगर हम एक प्रॉब्लम करें इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए कि इमेज बन रहा है, बनने वाला था रियल इमेज, लेकिन क्या हुआ कि इसके रास्ते में ये आ गया. ठीक है, तो फिर क्या होगा? सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे Okay. सिर्फ एक लिखना. ओके सर, बस एक देखना. तो ये प्रॉब्लम कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब है, जिसका थिकनेस है 12 और उसका म्यू है 3/2, is placed between an object and a concave mirror of
r equals to 40. Distance of object from pole of mirror is 34. Find location of the final image. Find distance of final image from pole of mirror. सर और वो ऑब्जेक्ट ऐसे चिपक के है ना मिरर से? नहीं, ऑब्जेक्ट और मिरर में 34 का डिस्टेंस है. सो ऑब्जेक्ट और स्लैब नहीं, सर, स्लैब object और स्लैब slab। स्लैब कहीं भी, स्लैब बीच में कहीं है, चिपक के नहीं है, बीच में कहीं है उन दोनों के. अच्छा ठीक है सर. सर सो ऑब्जेक्ट एंड स्लैब के बीच में डिस्टेंस है ना कुछ? हाँ, डिस्टेंस है. नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस प्रॉब्लम के आंसर पे इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि स्लैब एक्चुअली किधर है. बीच में स्लैब 12 ही सेंटीमीटर का है और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 34 सेंटीमीटर है. तो चाहे वो ऑब्जेक्ट से चिपकाओ, चाहे मिरर से चिपकाओ, चाहे किसी से नहीं चिपकाओ, द आंसर विल रिमेन द सेम. कह रहा हूँ एक चीज मिसिंग है तुम्हारे आंसर में. तो वो 34 ऑप्टिकल डिस्टेंस है कि एक्चुअल डिस्टेंस है? 34 एक्चुअल डिस्टेंस है. खुशी, तुम्हारे आंसर में भी मिसिंग है कुछ फाइनल इफेक्ट. आंसर चेक कर सकते हो आप? सिद्धार्थ की नहीं करेक्ट है, निश्चित गलत है, हुसैन गलत है, दिव्यांश गलत है.
ध्रुव गलत है, आदित्य प्रचंड गलत है, गोपाल गलत है, विवान गलत है, प्रेक्षा करेक्ट है, जोवान गलत है, आदित्य आनंद गलत है, पलाश राउत गलत है। सर मैंने आपका आंसर भेजा। ध्रुविल करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, महिका गलत है, पलाश राउत करेक्ट है अभी, अनय गलत है, निशित गलत है, कैरव करेक्ट है अभी। हर्षवर्धन गलत है, कृति बंसल गलत है, ऋषिका गलत है। सर दिव्यांश इसमें गलत है, श्लोक दिव्यांश गलत है, श्लोक करेक्ट है, आदित्य प्रचंड गलत है, अनय गलत है, हर्षवर्धन गलत है। सर इसमें वो डेल्टा वाला फॉर्मूला इजी होगा ना, डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 हाँ 1 माइनस 1 बाई। यस। हाँ सर तो मैंने गोपाल करेक्ट आंसर है, विवान गलत है।
दीपक गलत है, आदित्य प्रचंड गलत है, निश्चित गलत है। सर आपको एक बात पूछनी थी। क्या? सर आप जब भी जेई दे रहे थे तो आप कॉलेज के एग्जाम को मतलब सीरियसली लेते थे कि नहीं? नहीं। सर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा है कि पहले जो है मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन कहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है। तो मिरर जो है तुम्हारा और स्लैब है बीच में कहीं पे 12 का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस जो है 34 है। ठीक है, तो 34 में से 22 तो एक्चुअली वैक्यूम डिस्टेंस है और 12 का स्लैब घुसा हुआ है बीच में। या ऐसे कर लो, 34 ही रहने दो, टोटल 34 है, लेकिन स्लैब जो है कितना क्लोज ले आएगा ऑब्जेक्ट को? सर 12 से मतलब 1 to 12। 1 - 1/3/2 4 से, राइट? 4 यस सर। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली तो 34 पर है, लेकिन मिरर को लगेगा कि 30 पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट ऑप्टिकली क्लोजर टू मिरर by 4। देयरफॉर मिरर के लिए u क्या लेंगे हम? -30। वैसे तो 30 है लेकिन 34 है, लेकिन तो अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v जो है तुम्हारा हो गया 1/20, 1/30 - 1/20, तो ये हो गया 60 - 60, v आ गया तुम्हारा -60, यानी 60 पे इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, वापस लाइट उधर जाएगी। लेकिन 60 तो स्लैब से आगे है डेफिनेटली, क्योंकि स्लैब जो है वो तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है, तो light will have to go through the slab again, but the slab gets in the way of the formation of this image. Therefore image is shifted further ahead, also by 4। तो therefore final distance of image कितना हो गया from mirror? 64। Correct। सिक्सटी पे तो लाइट जा ही रही थी बनाने, लेकिन स्लैब के आने के कारण वो आगे चली गई। सर आप बता सकते हो एक बार वापस कि हम लोग को डेविएशन पॉजिटिव कब कब लेना है और नेगेटिव कब? पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि मैंने ऐड क्यों किया? हाँ हाँ। नहीं तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना डायग्राम के हिसाब से। बेसिकली इफेक्ट तो एक ही है, क्या हो रहा है कि ये स्लैब है और ये स्लैब, तो लाइट जो जा रहा है मिरर से वो टेक्निकली अगर मतलब स्लैब बीच में नहीं पड़ता था तो वो यहाँ 60 पे इंटरसेक्ट करके रियल इमेज बनाता था। यही हो रहा है यस सर। कि मिरर से 60 आ चुका है, तो मिरर को थोड़ी मतलब है अब आगे क्या होना है। मिरर ने तो उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दिया है कि अगर अनऑब्स्ट्रक्टेड जाएगा तो 60 पे चला जाएगा। तो अब तुम डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि भाई अगर लाइट ऐसे जा रही है तो वो ऐसे और फिर ऐसे हो जाएगी, तो आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए। आई मीन डायग्राम तो वही है एक फिक्स्ड स्लैब का हमेशा। सो यहाँ पे ये डेल्टा से आगे शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा सर, तो बस डायग्राम बना के हम लोग को वेरीफाई करना हाँ, पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट होता
और लाइट ऐसे जा रही होती तो ऑब्जेक्ट अगर 64 पे रखा होता तो मिरर को 60 पे दिखता। डायग्राम यही होता, एरोस तुम स्विच कर देते लाइट के, जैसे एक्चुअली हुआ कि वो 34 पे था और क्लोजर बाय 30 आ गया, क्योंकि डायग्राम यही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक्चुअल ये है और लग यहाँ रहा है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन प्लस माइनस हो रहा है इमेज और ऑब्जेक्ट के रिलेटिव। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो एक्चुअली यहाँ है क्योंकि वो सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन वो लाइट जब यहाँ से निकल रही है तो उसके इधर से आती हुई लग रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है सीमिंगली पास आ गया मेरे। लेकिन अगर ये इमेज है जो बनने वाला था, लाइट कन्वर्ज कर रही है, तो वो उधर बनता लेकिन बना उधर। इज द सेम ड्राइंग, but if light is going that way, then you will say that it is getting pushed ahead. If it is coming from there, then you will say it is pulled closer. ठीक? Yes, sir. All right. तो स्लैब को शिफ्ट को कैसे अकाउंट में लेना है ये तुम लोगों ने देख लिया, 2-3 एग्जांपल्स। अब हम आ जाते हैं इसी टॉपिक का लास्ट पॉइंट पर, विच इज वेलोसिटी। तो हम हर ऑप्टिकल सिस्टम पढ़ते हैं और फिर उसमें लास्ट में वेलोसिटी वाला डिस्कशन भी एक करते हैं, कि जैसे मिरर्स में हमने किया था, वो प्लेन मिरर में पहले पढ़ा था, फिर स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, तो अब इधर भी पढ़ेंगे कि वो स्लैब मोशन में वो वाला पार्ट। नहीं, स्लैब मोशन में नहीं है, ऑल्दो स्लैब भी हो सकता है मोशन में। मैं देता हूँ एग्जांपल, मोशन ऑफ इमेज इन नियर नॉर्मल रिफ्रैक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तुम्हारा फॉर्मूला इधर क्या है? तुम्हारा फॉर्मूला इधर है v इज μ2 by μ1 टाइम्स u, राइट? यही फॉर्मूला है। यस सर। गोइंग बैक टू ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस का रिलेशनशिप की बात हो रही है, फिश और बग वाला प्रॉब्लम या कोई सा भी, इसी का ही एक कॉन्सिक्वेंस ये स्लैब का शिफ्ट है, 2 बार लगाया गया है यहाँ पर और उसको पैकेज कर दिया गया इनटू वन रिजल्ट। बेसिकली ये है, अगर इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटीज में रिलेशनशिप आ जाएगी। अगेन कीपिंग इन माइंड कि तुम ये रिलेटिव टू द इंटरफेस कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस कर रहे हो। जैसे विद रिस्पेक्ट टू द मिरर होता था, which is to say v image with respect to the interface is mu2 by mu1 v object with respect to the interface। ये समझ गए? यस सर। मतलब जिस रेशियो में तुम पोजीशंस को स्केल कर रहे हो ना, उसी रेशियो में तुम्हें वेलोसिटीज को भी स्केल करना है। कहने का मतलब ये है, पहले मैं एक ट्रिवियल एग्जांपल लेता हूँ और फिर तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ करने को, कि जो हमने सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखा था फिश वाला, जिसमें बस ये बताना था कि फिश कहाँ दिख रही है, राइट? तो सिचुएशन ये थी कि पानी था जिसका म्यू 4/3 था और एक फिश था जो 12 के डेप्थ पर था। तो तुमने देखा कि यदि तुम उसको बाहर से देखोगे तो 12 जो है, मतलब अगर हम बोलें कि एक्चुअल डेप्थ जो है वो 12 है, तो जो एपरेंट डेप्थ है वो 3/4 टाइम्स 12 हो जा रही है, 9 सर। यानी 9 सेंटीमीटर हो जा रही है। मतलब 3/4 से तुमने स्केल कर दिया ना पोजीशन को। अगर तुम डेंसर मीडियम में देख रहे हो तो स्केल डाउन करना है, और यही अगर फिश मेरे को देख रहा होता और मैं 12 पे होता पानी के ऊपर, तो वो उसको 16 दिखता, स्केल अप कर देते 4/3 से। यही Yes. चीज तुम्हें करना है वेलोसिटीज के साथ। यानी कि what I'm saying is कि if now the problem is that you are looking at the fish पानी के अंदर, but instead of giving you how far the fish is, I tell you how fast the fish is moving towards you at 12. So then how fast will it seem to be moving to you? Also 9. 9. The image of fish will simply be the ratio 3/4 and v object। ये रिजल्ट पीछे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/4 into 12, यानी 9 का स्पीड से, अगर ये 9 मीटर पर सेकंड से आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड, तो जो रिलेशनशिप तुम पोजीशंस में लगाते हो, जिस तरीके से तुम पोजीशन को स्केल कर रहे हो, उसी तरीके से तुम्हें वेलोसिटीज को भी स्केल करना है। ये इस रिजल्ट का मतलब है, क्योंकि वही रिजल्ट है ये। सिर्फ ये पोजीशन थे और अब ये वेलोसिटी हो गए। सामने जो स्केलर है वो वही रेशियो है म्यूज का। तो इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग। When you have to find velocities and all, you just simply scale them as if you are scaling positions. अगर मैं मूव कर रहा होता बाहर से 12 से, तो फिश को मैं कितना फास्ट चलता हुआ लगता? 16। यस सर। आपको समझाए? सर और इसमें भी हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? और अगेन इसमें भी हॉरिजॉन्टल के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिश अगर 12 से हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है
तो मेरे को 12 ही दिखेगा, लेकिन अगर इधर की तरफ मान लो इधर 12 से चल रहा है और ऊपर 12 से चल रहा है, तो टोटल एक्चुअली 12√2 से 45 पे जा रहा है, तो 12 तो 12 ही दिखेगा, लेकिन वो 12 मेरे को 9 दिखेगा, तो फिश मेरे को एंगल पे भी अलग दिखेगा। यस सर। तो वो सब तो रिजल्ट्स हैं ही, ओनली अप्लाइज टू और इंटरफेस मूव कर रहा है तो उसके तो उसके हाँ फ्रेम में हाँ करेक्ट, तो इंटरफेस को रेस्ट पे ले लो और बाकी सबको वो मोशन देके इंटरफेस के फ्रेम में आके सॉल्व कर लो। ये रिलेशनशिप इंटरफेस के फ्रेम में लगानी है, जैसे मिरर को रेस्ट पे लाते थे वैसे ही इंटरफेस को रेस्ट पर ले आओ और फिर देखो बाकी लोग कैसा कैसा मूव कर रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्टली रिलेशनशिप चिपका दो। फिर अगर ग्राउंड फ्रेम में पूछा तो वापस ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ। ठीक है, तो ये करके बताओ कि बग है और बग नीचे की तरफ डाइव कर रहा है एट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नीचे पानी है और उसमें मच्छी है और ये ऊपर की तरफ फ्लोट करता हुआ आ रहा है एट 2 मीटर पर सेकेंड, और पानी का म्यू जो है 4/3 है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय बग। इसमें बस मैंने एक फीचर और ऐड किया है, ये कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद मोशन में। आंसर लिखना तो चाहिए। इसमें पहले वेलोसिटी ऑफ फिश ढूंढेंगे और फिर रिलेटिव लगाएंगे ना, वेलोसिटी ऑफ करेक्ट इमेज ऑफ करेक्ट फिश। करेक्ट करेक्ट, यस। कैरव करेक्ट है, गोपाल करेक्ट है, सर आप एक बार क्वेश्चन वापस करें सर, मेरा नेट ध्रुवील गलत है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ऊपर वैक्यूम में एक बग है जो नीचे की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड पे, और पानी में फिश है, पानी का म्यू 4/3 है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे। तो तुम्हें बताना है कि बग को फिश का क्या स्पीड दिखेगा। ध्रुवील गलत है, आर्यमान करेक्ट है, अनय सावंत करेक्ट है, सिद्धार्थ गलत है, आर्यमान कोठारी करेक्ट है, दिव्यांश गलत है, आदित्य प्रचंड करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, दिव्यांश गलत है, हुसैन करेक्ट है, जोवैन करेक्ट है, श्रीनिधि करेक्ट है, तो कितने लेक्चर्स बाकी हैं रे ऑप्टिक्स के लिए? सर आप आंसर चेक कर सकते हाँ एक मिनट। प्रेक्षा करेक्ट है, स्वरा गलत है, रोहन गलत है, पलाश करेक्ट है, निशित करेक्ट है, ध्रुविल करेक्ट है, ऋषिका गलत है। कितने लेक्चर बाकी हैं? आज हमारा ये हो जाएगा टॉपिक, इसके बाद लेंसेज पढ़ना है हमको। लेंस लास्ट टॉपिक है, उसमें मान लो एक लेक्चर और लगेगा, 2 लेक्चर और लगेंगे, नेक्स्ट 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ध्रुव करेक्ट है, सर ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और करेंगे।
दिव्यांश गलत है। दिव्यांश क्लोज बट नॉट करेक्ट। एग्जैक्ट आंसर आएगा। आदित्य अनंत गलत है। रोहन गलत है। जिन लोगों का करेक्ट आ गया है वो लोग ये प्रॉब्लम कर लो तब तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस सर। सिर्फ इसमें एडिशनल फीचर कंपेयर टू प्रीवियस प्रॉब्लम ये है, फिश ऊपर आ रहा है 2 से, नीचे पानी है इधर 4/3 का, ऊपर एक लेयर ऑफ ऑयल भी है। अच्छा मिरर डाला होगा। नहीं मिरर नहीं है इसमें, बग आ रहा है नीचे 3 से। तो द ओनली एक्स्ट्रा फीचर इज दैट देयर इज अ लेयर ऑफ ऑयल इन द मिडिल। सर, तो ये ऑयल के लेयर को वाटर में बना सकते हैं ना, या डायरेक्टली एयर में बना दो? डिस्टेंस के सेंस में कह रहे हो तुम? हाँ, वैक्यूम इक्विवेलेंट इज अ डिस्टेंस नॉट अ वेलोसिटी, राइट? हाँ राइट सर। हाँ, तो सोच लो उस बारे में। फाइंड स्पीड ऑफ, वही प्रॉब्लम है, फाइंड स्पीड ऑफ फिश as seen by bug. ठीक है, let us call this exercise A of this topic. So let us call this B. तो जब आंसर लिखो तो बता देना A का लिख रहे हो कि B का लिख रहे हो। श्लोक। सर ए का तो भेज दिया ना, बट हाँ, जिसका करेक्ट है मैंने बोल दिया उसका ठीक है, तुम लोग B सॉल्व करो। जो अभी भेज रहे हैं उसका वो लिख देना आगे, A लिख रहे हो अभी लिख रहे हो। कृति गलत है, श्लोक गलत है, नचिकेत गलत है, सिद्धार्थ किनी करेक्ट है। सर आप हिंट दे सकते हो ऑयल को कैसे डील करना है उसके साथ? देखो, जब तुम्हें सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आज जो फर्स्ट क्लास में कराया ऐसा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कराया वो ऐसा सोच सकते हैं, जो क्लास का फर्स्ट बेसिकली क्वेश्चन। अगर तुम कोई भी वेलोसिटीज में इंटरेस्टेड होते हो और कोई नया सिचुएशन आ गया जिसका कोई तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है या कोई हमने डिस्कस नहीं किया है, तो तुम्हें क्या करना है, तो यू हैव टू गो बैक टू द डेफिनेशन, राइट? फंडामेंटल आइडिया ये है कि पीछे हम किसी का भी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप पहले पोजीशन में रिलेशनशिप देखते हैं और जब वो मिल जाता है तो फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर कोई नया सिचुएशन अराइज होता भी है जिसका तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड वेलोसिटीज का रिलेशनशिप नहीं भी पता है, तो पहले सोचो कि क्या पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली इफ यू आर आफ्टर velocity of fish as seen by bug, then what do you really need? You need position of fish as seen by bug, उसी का टाइम डेरिवेटिव ये होगा। हाँ बराबर? सर। सोचो जरा इस तरीके से। कैरव बी करेक्ट है, अनय बी गलत है, खुशी बी गलत है, नील केडिया किसका आंसर है, ए है बी का, आदित्य प्रचंड बी गलत है, पलाश बी गलत है, हुसैन बी करेक्ट है, वरुण ए गलत है, नील केडिया बी करेक्ट है।
सर आंसर पे पलाश बी करेक्ट है, ध्रुविल गलत है, श्लोक ए करेक्ट है, जोवैन बी करेक्ट है, कृति ए गलत है, अनय बी गलत है, सो चेक कर सकते हो। गोपाल करेक्ट है, बी दिव्यांश ए गलत है, सर आप पी पार्ट सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ कर रहा हूँ। प्रेक्षा भी करेक्ट है। चलो पहले ए सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअली ए और बी दोनों का सेम आंसर है और ऑयल का लेयर डाउट आ रहा था पहले कि अगर करेक्ट है कि नहीं। दोनों का सेम है और ऑयल का लेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं ए सॉल्व कर रहा हूँ। ए में क्या है कि मछली ऊपर आ रहा है 2 से और मक्खी नीचे आ रहा है 3 से और ये 4/3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका वेलोसिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर जैसे रेगुलर रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं वो कर देंगे। यानी कि आंसर हो जाएगा v ऑफ फिश एज सीन बाय बग विल बी, बग का अपना वेलोसिटी तो 3 है ही और उसमें जो है स्केल्ड वर्जन ऑफ फिश वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4.5। 2 को पहले स्केल कर दिया 3/4 से तो 3/2 हो गया वो, और फिर उसको रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल होता है कि ऑपोजिट है तो ऐड कर दो और साथ में तो सब्ट्रैक्ट कर दो, वो लॉजिक तो सेम है, लेकिन स्केल्ड वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि डायरेक्ट वैल्यूज को। अच्छा, हो सकता है किसी ने ये किया हो तो वो गलत है कि तुम पहले 3 और 2 को 5 कर दिए, तुमने पहले रिलेटिव वेलोसिटी लगा दी और फिर स्केलिंग लगाया, वो गलत लॉजिक है। किसी ने वैसा किया है क्या कि 3 + 2 5 करके और फिर उसको स्केल किया है 3/4 से? दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो स्केल नहीं होगा ना। बग का अपना स्पीड तो 3 ही रहना चाहिए, वो तो उसके लिए अपने पहले तो बग को रेस्ट पे रखो, ठीक है, या तुम करो उस इंटरफेस के फ्रेम में। इंटरफेस न्यूट्रल है तो इंटरफेस जब नीचे देखेगा, जब तुम बाहर से नीचे देखोगे तो तुम्हें 2 जो है ऊपर 1.5 से आता हुआ लगेगा और फिर तुम बोलोगे अरे ऊपर से वो 3 से आ रहा है, तो उसको 1.5 कितना लगेगा? 4.5 लगेगा। यू कांट से कि मैं पहले ही इसको बग को रेस्ट पे ले आऊंगा तो फिर जो है 3 + 2 5 से आ रहा होगा, नहीं, ऑप्टिकली नहीं आ रहा होगा, 2 से ऐसे आ रहा होगा लेकिन ऑप्टिकली वो 2 से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इंटरफेस भी 3 से ऊपर आने लगेगा ना। फिर अगर तुम पहले ही बग के फ्रेम में चले गए तो फिर इंटरफेस भी 3 से ऊपर चल रही है और फिश 5 से चल रही है, तो फिर फिश की ऊपर स्केलिंग तुम नहीं लगा सकते हो 3/4 × 5, क्योंकि इंटरफेस रेस्ट पर नहीं है उस फ्रेम में। डू यू ऑल फॉलो? ठीक है। अब जो बी पार्ट है उसका आंसर क्यों सेम रहता है? क्योंकि वेलोसिटीज में ऐसे स्लैब का कोई रेलेवेंस नहीं है जिसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा हो। देखो ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है क्योंकि फिश ऊपर चढ़ रही है,
और ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है क्योंकि बग नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है। पोजीशंस में ये शो अप करती। अगर क्वेश्चन होता है कि भाई बग को फिश कहाँ दिख रहा है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, जो ये डिस्टेंस है उसमें ऐड करो इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट प्लस इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट। लेकिन अब तुम जब उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उनमें से जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो जीरो हो जाएगी। ये बात समझ गए तुम लोग? मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, अगर तुम लोग बहुत फॉर्मली इसको लिखो तो ऐसा हो जाएगा कि बग का जो सरफेस से डिस्टेंस है, लेट अस कॉल दैट एक्स बग, जो चेंज हो रहा है 3 का स्पीड से। फिश का जो इस वाले सरफेस से डिस्टेंस है, ऑयल वाटर सरफेस से, लेट्स कॉल दैट एक्स फिश, जो चेंज हो रहा है 2 का स्पीड से कम हो रहा है। और ये जो बीच में गैप है ऑयल का लेयर, लेट्स कॉल दिस डी या एच। तो हम अगर डेफिनेशन यूज करें, अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो पहले मैं एक्स फिश बाय एक्स फिश बग निकालूंगा कि भाई फिश कितना दूर दिख रहा है बग को। ये तो सिर्फ वही टाइप का प्रॉब्लम है जो हम पीछे कर रहे थे, कितना दूर दिख रहा है भाई, एक्स बी तो एक्स बी दिखेगा, एच कितना दिखेगा, एच बाय 7/4 ऑप्टिकल, और ये कितना दिखेगा, एक्स एफ बाय 4/3। यहां तक फॉलो किया सबने? Yes, sir. Yes. तो देयरफॉर वी फिश बग करने के लिए तुम इसका टाइम डेरिवेटिव लोगे, बोलोगे चलो डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसको। अब जब तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो dxb by dt बनेगा प्लस d by dt ऑफ 4h/7 बनेगा प्लस 3/4 dxf by dt बनेगा। इसमें भी तुम 4/7 बाहर निकाल सकते, लेकिन ये टर्म तो जीरो ही होने वाला है ना। Yes, sir. Constant. Yes, सब कांस्टेंट है ना, ऑयल का लेयर का थिकनेस चेंज हो रहा है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो इट हैज नो रोल टू प्ले एज फार एज मोशन इज कंसर्न्ड। इट डिड हैव अ रोल टू प्ले as far as position was concerned. If the problem was simply कि कितना दूर दिख रहा है उसको, तो उसमें इसका रेलेवेंस है और इसका थिकनेस का भी रेलेवेंस है। डिफरेंट थिकनेस ऑफ ऑयल will lead to different apparent position, but apparent velocity is not affected by the oil layer as long as its thickness is not changing. It doesn't matter what the thickness is, you can just completely So if someone is pouring more oil into that और उसका function दिया with respect to time, तो फिर Yes, हम sir. लोग Like को 5 Again. cc per हाँ, second वैसा. ऐसा कुछ दे दिया कि ऑयल कॉन्स्टेंटली पोर हो रहा है और लेयर, ऐसा एक प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर उसको, जिसमें पानी का सरफेस मूव कर रहा है। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो तुम्हें अकाउंट में लेना पड़ेगा उसको, मतलब ये टर्म का फिर टाइम डेरिवेटिव विल बी द रेट एट व्हिच दिस लेयर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। बट एज इन दिस प्रॉब्लम देयर इज नो रेलेवेंस, यू कैन सिंपली डिसरिगार्ड इट। तो अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा dxb by dt, यानी किस रेट से xb चेंज हो रहा है, व्हाट इज दैट रेट? 3 3. Yes, sir. plus 3 or minus 3? Is xb decreasing or increasing with time? Decreasing. xb distance of the bug from the surface of Earth. Decreasing. Decreasing, sir. So minus 3 and then plus 3/4 and dxf by dt. With what rate is xf changing? 2 -2. minus 2. क्योंकि वो भी टाइम के साथ घट रहा है, Yes, sir. तो ये तुम्हारा आ गया अगेन -4.5। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स फिश बग इज डिक्रीजिंग विद टाइम, है ना। अगर ये चीज माइनस आती है तो इसका मतलब है कि फिश और बग के बीच की सेपरेशन टाइम के साथ रिड्यूस हो रही है। That's why there is a minus sign in front, but the important thing is the value is 4.5. ठीक है, सबको समझा ये प्रॉब्लम? क्लियर हो गया एकदम? Yes, sir. ठीक है, Yes. ऑल राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम अरे इस टॉपिक डाउट पे था। एक प्रॉब्लम और करेंगे। तो हो सकता है, अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो याद दिला देना, लेक्चर के बिगिन में ही इस टॉपिक में एक प्रॉब्लम और मैं करना चाहता हूँ, वेयर द थिंग इज मूविंग, लाइक इफ दिस इज, ठीक है। सो विल डू दैट एंड देन विल मूव टू लेंस। सर, तो कभी Okay, इंटरफेस sir. भी का हाँ। इंटरफेस भी चेंज होगा ना कभी? हाँ, इंटरफेस क्योंकि तुम्हारा अगर चेंज हो रहेगा तो उसमें तुम्हें ये चीज अकाउंट में लेना पड़ेगा। बेसिकली थोड़ा फॉर्मली ऐसे लिखोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी इफेक्ट कैप्चर हो जाएगा, उसमें कोई बिग डील नहीं है, बट वैसा एक एग्जांपल ले लेंगे, हम कर लेंगे। सर एक Okay, डाउट sir. था। हाँ, सो मैंने एक डिफरेंट मेथड यूज किया बट सेम आंसर आया। पहले आई फाउंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ऑयल एंड वाटर के रिस्पेक्ट में, और फिर वो वेलोसिटी को ऑयल एंड वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किया। हाँ सर सेम। बराबर है, बराबर है, करेक्ट मेथड है सर। बराबर है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दैट्स द इक्विवेलेंट ऑफ नॉट डूइंग द वैक्यूम स्लैब थिंग एंड डूइंग द फॉर्मूला लेयर बाय लेयर।
हाँ सर, लेयर बाय लेयर ही किया, ऑयल एंड वाटर फिर ऑयल एंड वैक्यूम। बराबर है। ओके सर, थैंक यू। So, but if the oil itself was moving, then that would become a bit tricky, right? To solve it using that हाँ, method. फिर डिफरेंशिएशन ही लगाना पड़ता है ना। नहीं नहीं, वो भी कोई ट्रिकी नहीं है, क्योंकि लिखना तुम्हें यही पड़ेगा। तुम उधर पहले एक बार लगाओगे, फिर मतलब तुम एक बार में पूरा एक्सप्रेशन लिख डालो, चाहे तुम लेयर बाय लेयर लिख रहे हो उसको, चाहे तुम स्लैब स्लैब करके लिख रहे हो, वंस एंड फॉर ऑल पूरा लिख डालो एक्स फिश बग। फिर डिफरेंशिएशन विल सिंपली ऑपरेट ऑन दैट एंटायर एक्सप्रेशन। जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट कर देगा, जो कांस्टेंट है उसको जीरो बना देगा। सर मैंने भी सेम मेथड यूज किया 4/3। सर पहले वाटर के साथ, बाद में ऑयल के साथ, बाद में वैक्यूम। सर मेरा आंसर 6 आ रहा था, पता नहीं। नहीं, कुछ गड़बड़ तरीके से लगाया होगा। तुम भेज देना, ग्रुप पे डाल देना, और तुम में से कोई एक जिसने किया है इसको, आर्यमान या गोपाल, तुम में से अगर किसी ने किया है इसे तो डाल देना। हाँ सर, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा फिर। हाँ, फोटो डाल देना ग्रुप पे। बट करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, सेम मेथड है। तुम चाहे तो स्लैब स्लैब बना के उनको डिफरेंशिएट कर दो, या फिर लेयर बाय लेयर करके उसको डिफरेंशिएट कर दो, बात बराबर है, कोई डिफरेंस। सर जो प्रॉब्लम आप बोल रहे थे वो होमवर्क के लिए दे सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस चलो ठीक है, होमवर्क के लिए ले लो, ट्राई कर लेना इसको। प्रॉब्लम ये है, तुम लोग ट्राई भी कर लेना और फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इसको। प्रॉब्लम ये है कि ये कंटेनर है और इसमें पानी फिल्ड है, और पानी का म्यू 4/3 है, और कंटेनर का बॉटम में मिरर है, और यहाँ पे बग हवर कर रही है, ठीक है, स्टेशनरी है, नॉट मूविंग। ठीक है, तो अब क्या होता है कि किसी कारण से यहाँ पे लीक हो जाता है, कंटेनर का बॉटम में होल हो जाता है, तो उसमें से पानी लीक हो रहा है। तो इस लीकेज के कारण पानी का जो सरफेस है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का रेट से नीचे आ रहा है। ठीक है, सो द वाटर इज ड्रेनिंग आउट ऑफ द टैंक, एंड एज अ रिजल्ट द सरफेस इज गोइंग डाउन एट द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो सकता है बाद में देख के लगे क्या लिखा हुआ है, बग इज नॉट मूविंग। ठीक है, तो तुम्हें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द बग एज सीन बाय द बग। बग को अपना खुद का इमेज कितना स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा, इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, क्लियर हो गया? यस ऑलराइट, चलो फिर खत्म करते हैं आज के सर लिए। वो बग और उसका वाटर सरफेस का डिस्टेंस क्या है, कितना है? नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तुम देखो वेलोसिटीज में डिस्टेंसेस एक्चुअली रेलेवेंट नहीं होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स रेलेवेंट होते हैं। ये देखो, इस प्रॉब्लम में भी कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सर हाँ बोलो। first could you go to the first page, sir? फर्स्ट पेज, यस। Sir, so this here you have told that actual distance x plus t plus y. Could you please tell me the condition again when we have to see the actual condition, and this y plus t by u plus x, this one, sir, please. नहीं, by actual distance I only meant to say that if you took an inch tape and stretched it out from the observer to the object, the total distance would be the physically measurable distance, which is y plus t plus x. But when you look, The slab. but when you look through the slab, it doesn't seem that far, it seems closer. And so the new distance at which it seems, and that's an optical effect because light is doing that thing in the slab, so you feel like the object is not that far. You don't feel like it's at y plus t plus x. You feel like it's much closer, or not much closer but somewhat closer than it actually is. And so that distance which you feel is the distance when seeing through the glass is this value. But how can we verify, like experimentally, that it will be closer? Means I'm not able to get, like if it, Okay, so you are saying because it's an optical effect and the thing is not actually moving, how could somebody say whether it has come closer or not? yes. Right? Okay, so there are ways to do that. I mean, one way to do that is to basically think of, for example, you can say that since you know more or less, nahi keh raha hu, correct nahi answer, that if the object has some dimension like this, even bringing it here will not change the dimension of it. Yes, sir. Overall dimension will be Right. I mean, the only thing that changes is these kind of distances, the distances which are normal to the slab. So if you have an object, let's say you have two copies of the same thing,
or even if you have just the same thing, then you can basically say by looking at the object through the slab how big it seems to you. I mean, in terms of what height it has relative to something else, which is basically, so you can sort of, I mean, of course judgment use karna padega, but you can keep the other copy of it and be seeing through the glass, and then try to see at what distance will you have to bring this thing so that it seemingly looks like the same size as the thing that you're looking at through the glass. Right? Of course, you can't measure it. There is no way you can measure it. But you can have a comparison with a sort of a equal sized object. Can you give one small example, sir? Because little bit difficult to understand. So for example, consider that, or another way could be is that you can actually set up an experiment where the object is actually a source of light. Let's say it's a source of laser light. Yes, sir. Right? And you have very sharp laser and you have a dark room. And then by actually putting the light in the slab and seeing how it refracts, you can kind of validate where it would have come from. If you take a slab of this glass and you're looking at it from the side, from the cross section, like we are looking at it, Yes, and then you have a laser which comes in at an angle. So you point the laser here, and then the laser goes in and goes in and goes in. yes, sir. And then you are able to look at where that light is coming out of. Original path, sir. No, after it comes out on this side, not the original path. Then that line can be extrapolated backwards to see where you would have found its intersection. Okay. Because that light is outside the slab. Yes, sir. And this light is outside the slab. So basically just by saying, I mean, you can do it on a piece of paper also. If it's a piece of paper and it's a very thin slab of glass, then you have a nice, and you point a laser like this, then both of those rays are outside. So that can be, once you remove the slab, you can extrapolate it with a straight line to see how much it should have moved. That will tell us how much close the object has been. Closer. Correct. Which is the same thing, which is the difference of these two quantities. So indirectly, you would know this quantity then. Sir, is it possible that object can come inside the slab also? Like Very well, very well. The point is, it will not seem to you that it is inside the slab, because you have to understand the backside of the slab is also an object. So that will also come like this. The object will also come like this. You will never feel, while looking through the slab, you won't feel like the object is inside the slab. Although it is possible that the object has come so closer that if the slab remained the same slab, the object would have landed inside the slab. But that is not what your experience is going to be like. Okay, okay, sir. When you look through the slab, not only is the object some object, so that comes closer. The back of the slab is also something you can see from the front of the slab, right? Yes, sir. Yes. Which is also like an object. So that also comes closer. The whole world from this point onwards is compressed like this, including the back of the slab and the object. So the object will always feel like it's behind the slab, but the slab will seem narrower to you. But the refracted ray will increase, no, if the object comes closer to the slab overall. The light coming out here, Yes, sir. what do you mean by increase? Means the original path of the light, if you want to measure when the object comes closer, that path of light's length will increase, no? Yes, sir. Like this. Length, in what sense are you saying length? I mean, it will be shifted from its original path. Like this is the actual light, and after refraction, it has shifted to this side. So if the length increases, the overall actual distance will also change, no? That's No, but which quantity are you calling the length? the refracted ones. Which length are you talking about? Length how? Measured this way? Which length? How you showed? This way? Yes, sir. Yes. That really has no meaning. I mean, the length of a ray of light doesn't have a relevance. Optics is not really about the length of a ray. It's really about the angles between rays. So what is happening is that light is coming at, let's say this is at 30 degrees. This object emits some light at 30 degrees. The light that comes out of the slab will also be at 30 degrees. The only thing is it will be shifted like this a little bit. The angle will change, no, sir. The angle will not change. These will be parallel to each other. That will be okay. Okay, Correct. sir. Yes, sir. Yes. Right? So thank you. Somebody was giving me the correct answer. Siddharth Kini correct answer है. Kairav Kumar correct answer है. Preksha correct answer है. हर्षवर्धन गलत है. ठीक है? Kairav, Preksha, Siddharth, you have correct answers. ठीक है, चलो, all right.
बाय बाय, थैंक यू।